नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं स्ट्रीम न्यूज। हमारे एडिटर इन चीफ विजय शुक्ला जी ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी से कुछ खास बातचीत की है और इस बातचीत के दौरान शांता कुमार जी ने आज की राजनीति और पहले की राजनीति के बीच के फर्क पर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि कैसे राजनीति के स्वरूप में समय के साथ बदलाव आया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं जेल में था, पूरा देश जेल खाना बना था, इमरजेंसी का समय था। मैं नाहन जेल में था और एक बार धर्मपत्नी का पत्र आया। पत्र आते थे तो एक दूसरे का, लेकिन धर्मपत्नी का जो पत्र आया वो था तो भारी। मुझे लगा बहुत कुछ है इसमें, लेकिन अंदर खाली कागज। और मैं बहुत दुख के साथ एक और बात कहना चाहता हूं। इससे भी मेरे लिए सबसे ज्यादा दुर्भाग्य है कि मेरी पार्टी भी कहीं कहीं सिद्धांतों से समझौता करने लगी। एक बार मैं बहुत तैयार होकर गया, मैंने 3 अफसरों को बैठाया कि मुझे तैयार करो यार, मैंने इस बार दिल्ली में की लड़ाई लड़नी। बहुत तैयार होकर गया उनके पास, बात कहने लगा, भाई मेरे पास कोई, मैं तो रॉयल्टी दे नहीं सकता, पानी की रॉयल्टी कहीं मिलती नहीं। हाँ, लेकिन एक काम करता हूं, मैं तुम्हें प्रधानमंत्री के पास ले चलता हूं। भयंकर निराशा, लेकिन मेरी कविता में बहुत बड़ी आशा। मेरी आखिरी पंक्तियां थी, तुम्हारे प्यार की पाती, तुम्हारे प्यार की पाती रहे जित जेल में आती, न जाने कौन सी पाती तुम्हारे पास ले आए, न जाने कौन सी पाती तुम्हारे पास। आपके समय की राजनीति, जब आपने राजनीति पाठशाला में कदम रखा था, और आज की राजनीति, कितना बदल गया सब कुछ? बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। गुरदासपुर में 500-600 हम कैदी थे सेंट्रल जेल में, तो वहां तय हुआ कि जो बच्चे हैं उनको हिसार जेल भेजो। गुलामी के समय में भी भारत अपने आप में एक प्रारब्ध और स्वतंत्रता को जी रहा था। आज जो है, क्या लगता नहीं आपको कि जैसे स्वाधीनता, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या करो या मरो जैसा नारा पीछे छूट गया, बटोगे और कटोगे आगे? और उसके बाद जो हुआ उसको मैंने स्वीकार किया, स्वीकार ही नहीं किया। एक प्रश्न का इतना जोरदार उत्तर दिया उन्होंने कि मैंने थोड़ी देर के बाद टेलीफोन किया, तो वो उसे बड़ी देर बाद मैं कहता तुम्हें प्यार देना चाहता हूँ, इतना अच्छा तुम बोल रहे थे। वो मुझे मिल के गए हैं पिछले दिनों, तो मन भेद कहीं पर नहीं है। मैं जब पहली बार शायद 71 में MLA बना हिमाचल का, आप हैरान होंगे क्या परंपरा थी। जब बजट आता था और बजट पर सबसे पहले भाषण विरोधी दल के नेता हम करते थे, तो सबसे पहले बजट में जो अच्छी बात है उसके लिए सरकार की तारीफ करते थे। इसका दुर्भाग्य है कि हम, भारत का लोकतंत्र दिन प्रतिदिन मैच्योर होना चाहिए था। स्वतंत्र भारत में हर साल भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI आ गई है, नई तकनीक। जो आप सोचेंगे, बोलेंगे, अगर मैं लिखूंगा, बोलूंगा कि शांता कुमार जी कौन थे, तो आपकी पूरी किताब वो लिख के दे देगा। गुलाम भारत की राजनीति भी देश के लिए थी। गुलाम भारत की राजनीति देश के लिए थी, और आजाद भारत की राजनीति देश के लिए नहीं, सेवा के लिए नहीं, केवल अपनी कुर्सी के लिए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और बहुत बड़ी चुनौती है आज के भारत के सामने। नमस्कार, मैं विजय। आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ बैठा हूं जो माना जाता है कि हिमाचल के इतिहास में वह इतिहास का पन्ना है जिसने राजनीति को साफगोई के साथ और वैचारिक शुद्धता के साथ लिखा है। धौलाहार की पहाड़ियों का जो अपना ओजस और तेज है, वो इनके व्यक्तित्व में पूरी तरीके से भरा है, और शायद यही इनके साफगोई की सबसे बड़ी निशानी है। लेखक, विचारक और राजनीति परिवर्तक के रूप में अगर कभी किसी का नाम लिया जाएगा, तो वो नाम हमेशा सबकी जुबान पर रहेगा। वो इकलौता नाम है पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपके समय की राजनीति, जब आपने राजनीति पाठशाला में कदम रखा था, और आज की राजनीति,
कितना बदल गया सब कुछ? बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। मैं जब राजनीति में आया था 52, 53, 54, और भगवान की कृपा से श्री दीनदयाल उपाध्याय जो भारतीय जनसंघ को विचार देने वाले थे, संस्कार देने वाले थे, उस समय राजनीति देश के लिए, राजनीति सेवा की, और धीरे 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 आज की राजनीति केवल और केवल कुर्सी के लिए हो गई। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और एक और दुर्भाग्य है कि गुलाम भारत की राजनीति भी देश के लिए थी। गुलाम भारत की राजनीति देश के लिए थी और आजाद भारत की राजनीति देश के लिए नहीं, सेवा के लिए नहीं, केवल अपनी कुर्सी के लिए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और बहुत बड़ी चुनौती है आज के भारत के सामने। बहुत बड़ी बात कही आपने कि गुलामी के समय में भी भारत अपने आप में एक प्रारब्ध और स्वतंत्रता को जी रहा था। आज जो है, क्या लगता नहीं आपको कि जैसे स्वाधीनता, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या करो या मरो जैसा नारा पीछे छूट गया, बटोगे और कटोगे आगे? राजनीति बदली ही नहीं, राजनीति का अवमूल्यन भी हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रति वर्ष भारत में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। स्वतंत्र भारत में हर साल भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? यदि कुछ नेताओं के घरों से भ्रष्टाचार से कमाए हुए नोटों के पहाड़ निकलते हैं और उनको भारत के लोग टीवी पर देखते हैं, क्या संस्कार मिलेगा? क्या संस्कार मिलेगा? ये देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति का बहुत अवमूल्यन हुआ है। और मैं बहुत दुख के साथ एक और बात कहना चाहता हूँ। इससे भी मेरे लिए सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य है कि मेरी पार्टी भी कहीं कहीं सिद्धांतों से समझौता करने लगी। मैंने 2 वर्ष पहले अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसमें कहा है कि मेरी एक ही अंतिम इच्छा है, मेरी एक ही अंतिम इच्छा है कि कम से कम मेरी पार्टी सिद्धांतों से समझौता न करे। क्यों? क्योंकि जब भारतीय जनसंघ शुरू हुआ था, मैं शुरू से भारतीय जनसंघ, जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी। आज कई बार मैं पीछे मुड़कर देखता हूं कि जब हमारी पार्टी शुरू हुई तो हमारे पास क्या था? कुछ नहीं था। पुलिस की लाठियां, जेलें, चुनाव लड़ते थे तो जमानत जब्त होती थी। लेकिन 3 बातें थी। एक समर्पित कार्यकर्ता, देशभक्ति की भावना और मूल्य आधारित राजनीति। ये 3 बातें। और कार्यकर्ता कितना समर्पित था? 1953 में 19 वर्ष की आयु में कश्मीर आंदोलन में सत्य गए कि 8 महीने जेल के लिए गए। गुरदासपुर में 500-600 हम कैदी थे सेंट्रल जेल में। तो वहां तय हुआ कि जो बच्चे हैं उनको हिसार जेल भेजो। और लगा कि मुझे याद है हम सब ने कहा नहीं, मेरी उम्र तो 24 साल है। फिर जेल वालों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने हमारे दांत कितने, हम 19 बच्चों को छांटकर हिसार भेजा। सच कहता हूं, आज कभी कभी सोचता हूं, 19 बच्चे, किसी में कोई कमजोरी नहीं आई।
कश्मीर भारत मां का मुकुट है, उसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। तो ये जो 3 चीजें थी, देशभक्ति की भावना, समर्पित कार्यकर्ता, मूल्य आधारित राजनीति, इन 3 बातों ने उस समय की दुनिया की सबसे छोटी पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। तो जिन बातों के कारण हम वहां पहुंचे, उनको मेरी पार्टी न छोड़े, ये मेरी इच्छा है। लेकिन कभी कभी जब हम मेरी पार्टी भी सिद्धांतों से समझौता करती है, दुख होता है। एक बड़ी बात है कि शांता कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने हिमाचल प्रदेश में, तब शायद यही 3 चीजें थी कि राज्य सबसे ऊपर, सैद्धांतिक नीतियां सबसे ऊपर, और नतीजा कुर्सी गायब। तो वो जो दर्द, और मुझे लगता है कि शायद आपने एक ही बार झूठ बोला होगा कि उम्र 24 साल है, जेल वाले सिलसिले में बचपन में जब आपने 19 साल के जिक्र किया, तब से अब तक शायद किसी ने शांता कुमार जी को झूठ बोलते हुए या डिगते हुए नहीं देखा। आज जब भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री एक बार नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और फिर उससे आगे बढ़कर के एक नारा आता है कि बटोगे तो कटोगे, तो क्या लगता है कि अब हम रास्ता भटक रहे हैं या राजनीति की मजबूरी है? इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हम इकट्ठे नहीं रहेंगे तो कटेंगे। भारत जैसा देश, वेद का देश, राम का देश, कृष्ण का देश, क्यों गुलाम हुआ? क्योंकि बटे जातियों में, वर्गों में, बातों में। तो एकता का संदेश देना तो कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं। और मैं आपको बताऊं कि जहां मैंने आपको ये बात कही, वहां मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज भी पूरे भारत की राजनीति में यदि मूल्य आधारित राजनीति की कोशिश होती है तो मेरी पार्टी में होती है। मेरी पार्टी में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, और आज हमारे राष्ट्र के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी जो तपस्या है, यानी हैरानी होती है, वो कब आराम करते हैं, कब सोते हैं, पता नहीं। पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित। तो आज भी देश की राजनीति में मूल्य आधारित राजनीति कोशिश अगर होती है, हमारी पार्टी करती है। लेकिन कहीं पर समझौता ना हो, मेरी इच्छा ये। मैंने तो बल्कि हमारे जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मित्र हैं, हिमाचल के हैं, नड्डा जी, उनको एक बार कहा था, मैंने कहा ये समय है कि आप और मोदी जी अनाउंस करें, आज के बाद हम पूरे भारत के अंदर कहीं पर किसी दल बदल में शामिल नहीं होंगे। सरकार बनाएंगे तो वोट से बनाएंगे, न छल से, न कपट से, न नोट से। और मैंने कहा कि हम हैं आज इस स्थिति में ये कह सकते हैं, और उनके जिस दिन हम ये कहेंगे हमारा 5% वोट बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। मेरी इच्छा ये कि मेरी पार्टी ऐसी बात करे। तो आज जब हम आपकी इच्छा की बात करें, क्योंकि आपके अंदर राष्ट्रवाद और इस माटी की पूरी जो धमक है वो मौजूद है, तो हिमाचल अगर हम वापस आए तो क्या लगता है कि हिमाचल की राजनीतिक आबोहवा, यहाँ की जो सनातनी व्यवस्था है, देवभूमि बोलते हैं इसको, उसको कितना खत्म करने पर लगी हुई है? हिमाचल जैसे प्रदेश में जिस प्रकार की राजनीति चाहिए वैसी राजनीति नहीं है, दुर्भाग्य है। और इसमें सभी पार्टियों का दोष है, दुर्भाग्य ये सभी पार्टियों का दोष है। हिमाचल प्रदेश में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। सिरमौर है हिमाचल प्रदेश, पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, स्विट्जरलैंड से कुछ भी कम नहीं है, हम दिखा नहीं पाए। यदि हिमाचल प्रदेश में मूल्याधारित ईमानदारी की राजनीति से हम हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को, बाकी चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें
तो हिमाचल प्रदेश भारत में पहला प्रदेश होगा जिसमें कोई भी गरीब नहीं होगा। जो हो सकता था, मुझे याद 1977 में, और उसके बाद दूसरी बार मिलने के बाद जब हमने अंत्योदय योजना शुरू की और उससे 40% लोग 2 वर्ष में गरीबी की रेखा से ऊपर हो गए, तो मुझे लगा अगर मुझे 5-7 साल और मिल जाएं तो मैं ये कहूंगा कि हिमाचल भारत में पहला प्रदेश है, कोई गरीब नहीं है। ऐसी योजना थी, लेकिन नहीं हो सका। भगवान करे सब नेताओं को। एक बड़ी बात है, आपकी मुस्कुराहट और आपका सीधा जवाब हमेशा सबसे अलग करता है आपको। आपकी राजनीतिक विचारधारा या आपकी जब सियासी जमीन पूरी तरीके से हिमाचल को सींचने का काम कर रही थी, उस समय आपके आसपास 2 ही नेता नजर आते थे, राजा वीरभद्र जो अब नहीं रहे, और फिर आपके बाद धूमल साहब। तो हमेशा कहीं ना कहीं लोगों ने आपकी और धूमल साहब की कटुता को आगे बढ़ाया। तो कहीं ऐसा था कि कुछ प्रेम रस भी था शांता कुमार जी और धूमल के बीच में? नहीं, ये तो बड़ी मामूली बात है, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, पार्टी में कभी कभी थोड़ा विचारों में भेद हो जाता है, ऐसी कभी कोई बात नहीं रही। ऐसी आज भी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं रही। कुल मिलाकर के हमारी पार्टी एकजुट होकर के काम करती रही। दुर्भाग्य ये हुआ, जैसे 1977 में बहुत बढ़िया सरकार चली, लेकिन दिल्ली की राजनीति बदली, इंदिरा गांधी दोबारा आई और हमारी जनता पार्टी में जो लोग थे वो भटकने लगे, दल बदल होने लगा। और मुझे वो दृश्य याद है जब दल बदल हो रहा था, लोग जा रहे थे तो प्रेस वाले मजाक करते थे, क्या आज का स्कोर क्या है, कितने गए कितने जाने वाले हैं। तो एक बार मेरे पास हमारे एक मंत्री, एक मित्र और सोलन के एक बहुत बड़े उद्योगपति मिलने आ रहे के चिंता मत के ये 5 कांग्रेस के जब को आपके चरणों में, और जब ये 5 आ जाएंगे तो जाने वाले बंद हो जाएंगे। मैं चुप। हमारे एक मंत्री की आप बोलते नहीं, मैं चुप। फिर वो उद्योगपति कहने लगे चिंता मत करिए, ज्यादा नहीं, 5-5 लाख में काम हो गया, जब 25 लाख में 5। मैं फिर चुप। उनको गुस्सा आ गया, कहने बोलते नहीं। मैं कहा मेरी मुश्किल यह है कि मैं जिंदा मांस का व्यापारी नहीं हूं, खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा, दल बदल में शामिल नहीं होगा। कहने लगे आप नहीं चाहते मुख्यमंत्री? मैं चाहता हूं लेकिन इस कीमत पर नहीं। इतने नाराज हुए कि चाय नहीं पी, उठकर चले गए। और उसी दिन शाम को 3 लोग और चले गए और हम गवर्नर के पास गए। मुझे याद है अमीनुद्दीन खान नाम के गवर्नर थे, बहुत अच्छे मित्र थे हमारे। आप हैरान होंगे, जब त्याग पत्र दिया तो मैं तो स्वाभाविक रूप से लगभग मुस्करा रहा था और उनकी आंखों में आंसू थे कि आपको त्याग पत्र देना पड़ा। और वापसी पर मुख्यमंत्री निवास में जब आया तो शोर मच गया था कि त्याग पत्र दे दिया। तो प्रेस वाले आ गए, दे दिया? मैंने कहा दे दिया। अब क्या कार्यक्रम है? मैं कहा सिनेमा देखने जा रहा हूं। सिनेमा देखा, क्योंकि गीता को मैंने जीवन में जिया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, मेरा अधिकार कर्म में था, मैंने किया, नहीं बिका, नहीं खरीदे लोग। और उसके बाद जो हुआ उसको मैंने स्वीकार किया, स्वीकार ही नहीं किया। उसके बाद जो हुआ त्याग पत्र देना पड़ा, उसको सेलिब्रेट करने के लिए मैं सिनेमा हॉल में चला गया। बहुत आनंद आया मुझे। कर्तव्य का पालन किया और फिर जो प्रभु ने किया उसको स्वीकार करें। मेरा सवाल इसलिए था कि जो आज की राजनीतिक पीढ़ी है, अगर मैं धूमल साहब के बेटे की बात करूं तो अनुराग ठाकुर हैं, जो इस तरीके के नई पीढ़ियां आई हैं,
उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को दो हिस्सों में बांट कर देखा। हिमाचल में आपकी बातचीत और अमूमन धूमल साहब की बातचीत कि हम दोनों के या हम सब के, इवन दो उन्होंने राजा वीरभद्र का भी नाम लेकर यही बोला था कि हम सब के दिमाग में सिर्फ हिमाचल था कि हिमाचल को कैसे बड़ा बनाए। व्यक्तिगत हमारी कभी कुछ रही नहीं, लेकिन कभी किसी मंच पर ऐसा नहीं आया कि हम लोगों ने एक दूसरे के प्रति प्यार जताया हो। क्योंकि आपका जो तजुर्बा है बहुत गहरा है, आपकी सियासी ताकत, आपका लिखने पढ़ने का अपना तजुर्बा, और बिल्कुल फोकस है आप कि जो सच है वही सच है। तो अगर मैं बोलूं कि शांता कुमार सिर्फ सच बोलते हैं तो यह कोट शायद आगे आने वाली पीढ़ियां समझेंगी और जानेंगी। तो हिमाचल की जनता के लिए, जो नई राजनीतिक पीढ़ी है, उसके लिए शांता जी क्या बोलेंगे? क्या पकड़े, क्या छोड़े, क्या सहेजें? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि राजनीति देश के लिए, लोगों के लिए, लोगों की सेवा के लिए, और राजनीति ईमानदारी की, राजनीति सिद्धांतों की होनी चाहिए। और थोड़े बहुत मतभेद होते हैं, लेकिन वो मतभेद के कारण मनभेद नहीं होना चाहिए। किसी इश्यू पर तो मेरा आपका मतभेद हो सकता है, तो मैं कहा करता हूं मतभेद भले ही हो, मनभेद ना हो। तो राजनीति देश के लिए, जनता के लिए हो। नहीं तो दुर्भाग्य है इस देश का कि धीरे धीरे राजनीति का उन्मूलन कितना होता जा रहा है, कितना होता जा रहा है। अब एक सवाल जो मुझे लगता है जिसका जवाब आप ही दे पाएंगे, क्योंकि आपने संगठन को बड़े तरीके से सहेजा, लड़ाइयाँ लड़ी, माटी को समझा, देश को समझा, अंत्योदय से लेकर, पानी से लेकर बड़ी बड़ी योजनाएं आपने हिमाचल को दी। नो वर्क नो पे वाला भी आपने एक ऐसा वो झेला जिसकी वजह से आपने कुर्सी त्याग दी, लेकिन अपना सिद्धांत नहीं त्यागा। क्या लगता है कि जो सरकारें नीतियां बना रही हैं, नीतियों का अवमूलन करने वाले लोगों ने दूर तक की नहीं सोची? क्योंकि पहले जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, और आज बयान आ रहे हैं कि हमें बच्चे ज्यादा पैदा करने चाहिए। नहीं, वो तो विचार करने में हो सकता है। मैंने आपको कहा ना कि देश की राजनीति में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सिद्धांत की राजनीति करना चाहते हैं, संख्या में कम है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो केवल और केवल देश के लिए, राष्ट्र की भक्ति के लिए आया है, उनके मन में है। और मेरी पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुमत ऐसे लोगों का है कि जिस किसी तरह सरकार बनाओ तो वो संघर्ष चल रहा है। उसका अंत का होगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन दुर्भाग्य ये है, उम्मीद की जा सकती है कि सारी चीजें अच्छी हो, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, पार्टी में व्यक्तियों के साथ मनभेद कहीं नहीं रहा। बल्कि मैं आपको बताऊं कि अनुराग ठाकुर हैं, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं टीवी देख रहा था, एक प्रश्न का इतना जोरदार उत्तर दिया उन्होंने कि मैंने थोड़ी देर के बाद टेलीफोन किया, तो वो उसे बड़ी देर बाद मैं कहता तो मैं प्यार देना चाहता हूँ, इतना अच्छा तुम बोल रहे थे। वो मुझे मिल के गए हैं पिछले दिनों। तो मनभेद कहीं पर नहीं है। दरअसल ये जो प्यार है, ये प्यार पब्लिक को दिखना चाहिए। देखिए, इससे राजनीति बड़ी हो जाती है। इससे आज कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस की सरकार को अच्छा काम करते हो तो मैं उनकी तारीफ करता हूं। आपकी तो बेबाकी हमेशा सीधी है। हाँ, बुरा काम करते तो विरोध करता हूं। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र जो है वो दो पहियों का रथ है। पक्ष और विपक्ष, ये दो पहिए हैं। दो चलेंगे तो लोकतंत्र होगा। आज ये पहिए नहीं रहे, ब्रेकें बन गई। ये बड़ी बात है। विरोध के लिए विरोध। मैं जब पहली बार शायद 71 में एमएलए बना हिमाचल का, आप हैरान होंगे क्या परंपरा थी। जब बजट आता था और बजट पर सबसे पहले भाषण विरोधी दल के नेता हम करते थे, तो सबसे पहले बजट में जो अच्छी बात है उसके लिए सरकार की तारीफ करते थे।
मैं डॉक्टर परमार की तारीफ कि डॉक्टर साहब ये बड़ा अच्छा किया, ये बड़ा अच्छा किया, लेकिन ये पैसा कम है, ये बड़ा अच्छा किया, थोड़ा सा कहकर फिर आलोचना। अब इतने बड़े बजट की किताब में विरोधी दल को एक भी अच्छी बात नहीं दिखाई देती। तो आज तो बिल्कुल सिस्टम बदल गया है। तो वो बढ़ गया। जो आप जो बोल रहे हैं, आज जब केंद्र की सियासत आप देखते हैं तो पक्ष तो बिल्कुल मजबूत हो गया। पक्ष का मतलब केवल विरोध करना हो गया, सिर्फ विरोध है। ये रथ के पहिए नहीं रहे, ब्रेकें बन गई। तो ये जो संविधान की किताब हाथों में घूम रही है, क्या लगता है कि तमाशा है? ये तो तमाशा है। काहे की संविधान की किताब, कहाँ है सिद्धांत? दुर्भाग्य है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी में मेरे आदर्श थे। वो दो बातें कहा करते थे। एक तो कहते थे, कार्यकर्ता याद रखो, दलों की दीवारें बहुत छोटी होती हैं। दलों की दीवारें बहुत छोटी होती है, लेकिन राष्ट्र का मंदिर बहुत ऊंचा होता है। हमेशा दलों की दीवारें मत रहा करो। क्या बड़ी बात, क्या बड़ी बात। और यही कारण है कि नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री थे और कश्मीर के मामले पर यूनाइटेड नेशन में बड़ी महत्वपूर्ण बहस होने वाली थी, तो भारत से जो शिष्टमंडल गया, कांग्रेस सरकार ने जो शिष्टमंडल भेजा, उसके अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी, विपक्ष के नेता। लोग बड़े हैरान, ये क्या हुआ? लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी वो डेलीगेशन लेकर गए और जो बोले, ऐसा लगा कि पूरा भारत बोल रहा है। और वापस आए तो लोगों ने पूछा, अटल जी, कश्मीर के बारे में आपके बड़े मतभेद थे, लेकिन वहां तो उन्होंने महाभारत का उदाहरण दिया। क्या लगे, एक बार युधिष्ठिर को पूछा था कि आप यहाँ इस प्रकार की बात करें, तो उन्होंने कहा, देखो भाई, जब घर में हैं तो पांडव 5 और कौरव 100, लेकिन बाहर वयम पंचाधिकम शतम, बाहर हम 105 हैं, बाहर 105 है। यूनाइटेड नेशन में पूरा भारत एक था। और नरसिंह राव भी बहुत ऊंचे व्यक्ति थे। शायद ये एक ही उदाहरण है भारत के इतिहास में कि सरकार कांग्रेस की, महत्वपूर्ण बहस होनी है, डेलीगेशन जा रहा है, और डेलीगेशन का अध्यक्ष कौन? विपक्ष का नेता नेहरू वाजपेयी। तो क्या लगता है कि जो प्रथा थी पूरी, पक्ष विपक्ष का जो लोकतंत्र का बिल्कुल तंत्र था, अब अगर आप उसको स्कोर देना चाहें, अब स्कोर वाले शब्द में पूछूं, तो आज लोकतंत्र का स्कोर शांता जी की नजर में क्या होगा? लोकतंत्र का आज का स्कोर जो होगा भारत का, आपकी नजर में कितना होना चाहिए? नहीं, बहुत नीचा है, बहुत कम हो गया। वो बात रही नहीं, वो बात रही नहीं। बहुत ऊंचे ऊंचे लोग, डॉक्टर परमार बहुत ऊंचे व्यक्ति थे। उस समय की राजनीति का स्तर था सभी जगह, सभी पार्टियों में बहुत ऊंचा था। ये देश का दुर्भाग्य है कि हम, भारत का लोकतंत्र दिन प्रतिदिन मैच्योर होना चाहिए था, इमैच्योर हो रहा है। ये दुर्भाग्य है। बड़े ऊंचे ऊंचे लोग हमने देखे। आपको पता है कि जो हाइडल प्रोजेक्ट हैं, पन बिजली परियोजनाएं, उनमें रॉयल्टी देने का सिद्धांत मैंने मनवाया था। छोटे से हिमाचल का मैं मुख्यमंत्री, और मुझे ख्याल आया कि पानी से बिजली बनती है, हमारे लोग उजड़ते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। दिल्ली की सरकार, मैं दिल्ली जाता तो कहता था हमें रॉयल्टी मिलनी चाहिए, और कहने के पानी की रॉयल्टी तो कहीं नहीं मिलती। मैंने कहा, पानी नहीं है, मेरे प्रदेश का पानी रॉ मटेरियल है, बिजली पैदा करता है, तो रॉ मटेरियल का पैसा क्यों ना मिले? और मुझे याद है कि बिजली मंत्री थे, नाम नहीं याद, कल्पनाथ राय। वो बड़े प्यार से बात करते थे। मैं बड़ा, यानी मैं
भाजपा का मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस का, लेकिन मुझसे बड़े प्यार के साथ संबंध होता था। जब भी जाता था रॉयल्टी की बात मत करना, मेरे बस की बात नहीं। एक बार मैं बहुत तैयार होकर के गया, मैंने 3 अफसरों को बैठाया कि मुझे तैयार करो यार, मैंने इस बार दिल्ली में आके लड़ाई लड़नी है। बहुत तैयार होकर गया उनके पास, बात करने कहने लगा, भाई मेरे पास कोई, मैं तो रॉयल्टी दे ही नहीं सकता, पानी की रॉयल्टी कहीं मिलती नहीं। हाँ लेकिन एक काम करता हूं मैं तुम्हें प्रधानमंत्री के पास ले चलता हूं। सोचो आज हो सकता है ये, विपक्ष का मुख्यमंत्री बिजली मंत्री से लड़ रहा है और वो कहता है मेरे बस में नहीं, लेकिन मैं आपको प्रधानमंत्री के पास ले सकता हूं। टेलीफोन में लाया, समय लिया और मुझे लेकर नरसिंह राव के पास गए। और देखो नरसिंह राव कैसे व्यक्ति थे। मैं जब गया ना, मैं क्यों छोटा सा हिमाचल का मुख्यमंत्री, ऐसे के बातें जाते ही मेरे मुंह से बात निकली, मैं प्रधानमंत्री जी हूं तो मैं भारतीय क्या पार्टी का, लेकिन आपके साथ एक आवश्यक काम किया जाएगा, ठहरो खड़े रहो, दोबारा ये मत कहना। मैं घबरा गया। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, कहने लगे देखो पार्टियों की सरकारें होती हैं, लेकिन सरकार की कोई पार्टी नहीं होती। न तुम्हारी सरकार की कोई पार्टी है, न मेरी सरकार की कोई पार्टी है, बैठो बात करो। बहुत ऊंचे लोग थे उस समय। बैठे, मैंने अपनी पूरी बात कही, बीच बीच में मुझको पूछते रहे और आखिर में क्या कहा, कहने कल्पनाथ राय छोटे प्रदेश का समझ करके इसकी बात को टाल मत देना, इसकी बातों में दम है। प्रदेश और दिल्ली के अफसरों की एक मीटिंग, एक कमेटी बनाओ और 1 महीने में मुझे रिपोर्ट दो, और आप हैरान होंगे 3 महीने के अंदर लेकर समझौता हुआ। हर बिजली परियोजना में हिमाचल प्रदेश को 12% बिजली मुफ्त मिलेगी रॉयल्टी के रूप में। बड़ी बात थी, बड़ी बात। और आज तक है। विपक्ष का मुख्यमंत्री दिल्ली से वो बनवाए जो कहीं नहीं होता। बाद में अन्य प्रदेशों के लोग मेरा धन्यवाद करने लगे, यार हमने तो कोई बात भी नहीं की और हमको पैसे मिलने शुरू हो गए। ऊंची राजनीति, ऊंची राजनीति। अब जब हिमाचल की आज की बात करें, इतनी आपदाएं आ रही हैं, बड़ी आपदाएं आई, घटनाएं हुई, बादल फटे, बारिश हुई, सड़कें तबाह हुई। अब अटल टनल से हम लाहौल स्पीति तेजी से भाग रहे हैं। तो क्या लगता है कि हिमाचल को विकास तो मिल रहा है, लेकिन साथ में पहाड़े खिसक रहे हैं, नुकसान भी हो रहा है, त्रासदी भी आ रही है। तो कैसे संभलेगा हिमाचल कि विकास भी हो, विनाश भी ना हो? नहीं, आवश्यकता इस बात की है कि सरकारें सादगी से चलें, फजूल खर्ची रोकें और मुफ्त रेवड़ियां बांधना बंद कर दें। जो गरीब है उसकी सब प्रकार की मदद की जाए, जो गरीब नहीं है उसको कुछ न दिया जाए। लोगों को भिखारी बनाने की कोशिश न की जाए। सबको मुफ्त बिजली मिलेगी। क्यों मिलेगी मुफ्त बिजली? मुझे बिजली देने की क्या जरूरत है? ये पूरी राजनीति का अवमूल्यन हुआ है ना। हमारे समय में मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे गरीब 1 लाख लोग चुने, इनको सब कुछ मिलेगा और किसी को कोई जरूरत नहीं। तो मुफ्त रोटियां बांट रहे हैं सरकार। मैं कहता हूं कि इसी ढंग से अगर ये रेवड़ी बांटने का काम चलता रहा तो दिवालिया हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे। 85,000 करोड़ रुपया उधार है हिमाचल पर। 85,000 करोड़ रुपया कब चुकाएगा, कौन चुकाएगा? हर सरकार इसको बढ़ा रही है। नहीं, मुझे लगता है कि आखिर में आना पड़ेगा रास्ते पर। अगर जीना है
तो संभलना पड़ेगा। ये बड़ी बात और है। मुझे विश्वास है देश संभलेगा। आपका विश्वास सही हो, शायद यही लोकतंत्र के लिए, यही भारत के लिए, यही हम सब आने वाली पीढ़ियों के लिए सही होगा। राजनीति से अलग हटकर आप किताबें भी लिखते हैं, तो आपका प्रबंधन बड़ा अलग तरीके का है। जब पालमपुर के लोगों से बात करते हैं तो शांता कुमार जी मिलते नहीं है हमसे, उनकी शिकायत है कि मिलते ही नहीं है। लेकिन आप लिखते भी हैं, मिलते भी हैं, बात भी करते हैं, जवाब भी देते हैं। तो मैनेज कैसे करते हैं? हम लोग कैसे अपने आप को संभालें कि आज इतनी उम्र के बावजूद भी आप कर्मठ योगी की तरह बैठे हैं? राज क्या है इसका? देखिए, बचपन में माँ ने कहा था गीता पढ़ो, गीता का प्रभाव है। फिर स्वामी विवेकानंद मेरे जीवन का आदर्श बने और मैं योग के लिए समर्पित रहा। इस उम्र में 91 साल मेरी उम्र हो गई, इस उम्र में भी आधा घंटा योग करता हूँ और समर्पित हूँ प्रभु के प्रति। कोई चिंता नहीं, मन में कोई उदासी नहीं, खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ। मस्ती है तो हस्ती है। तो क्या कभी गाना भी गाया है शांता कुमार जी ने? कविताएं पढ़ी, गाना गाया, कभी ऐसा हुआ? हाँ, जिंदगी में गाने भी गाए, बहुत गाने गाए। तो कोई ऐसा गाना गाए जो पूरा भारत सुने आज आपसे, अगर हो सके तो एक लाइन ही सही। गाना गाए, कविता लिखता हूँ। तो कविता ही करते हैं जो भारत के बच्चे पढ़ें। एक सुना देता हूँ कविता की 4 लाइनें और एक संदर्भ बताकर, इसलिए कि मेरी धर्म पत्नी को गए हुए अब बहुत जल्दी 4 वर्ष होने वाले हैं। मुझे याद आती है, मैं जेल में था, पूरा देश जेल खाना बना था, इमरजेंसी का समय था, मैं नाहन जेल में था। और एक बार धर्मपत्नी का पत्र आया। पत्र आते थे तो एक दूसरे का, लेकिन धर्मपत्नी का जो पत्र आया वो था तो भारी। मुझे लगा बहुत कुछ है इसमें, लेकिन अंदर खाली कागज। एक कागज लिपेटा हुआ, उसको खोला तो दूसरा कागज लिपेटा हुआ, उससे और उन कागजों पर धब्बे आंसुओं के। तो धर्मपत्नी जब बहुत निराश हो गई 8-9 महीने के बाद, तो दुखी होकर उसने पत्र लिखा। कुछ लिखा नहीं, आखिर में जो कागज था उस पर एक शेर था। वो शेर था, उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो। उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अब आप कल्पना करो, जेल के कैदी को धर्मपत्नी का पत्र मिला है, उसमें सफेद कागज है और आंसू के धब्बे हैं और केवल 4 पंक्ति लिखी है। कुछ देर घूमता रहा, आंसू बहाता रहा और शायद घंटे 1.5 घंटे के बाद कागज और पेन उठाया और एक लंबी कविता लिखी धर्मपत्नी को। उस कविता की अंतिम 4 पंक्तियां मुझे याद है। और आप सोचिए, मेरी पत्नी ने भयंकर निराशा बताई थी, पता नहीं कब मैं चली जाऊं। उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। भयंकर निराशा, लेकिन मेरी कविता में बहुत बड़ी आशा। मेरी आखिरी पंक्तियां थी, तुम्हारे प्यार की पाती, तुम्हारे प्यार की पाती रहे नित जेल में आती, न जाने कौन सी पाती तुम्हारे पास ले आए। न जाने कौन सी पाती तुम्हारे पास। तो 19 महीने नाहन जेल में बताए थे। बहुत बड़ा
वेदांत पढ़ा, ओशो पढ़ा, विवेकानंद पढ़ा, और इस कमरे से दुगनी बैरिक होगी जिसे 19 लोग रहते थे। 3 किताबें लिखी वहां। जेल जीवन मेरे लिए आश्रम बन गया, क्योंकि हमने स्वीकार कर दिया। हमने कहे प्रभु तेरी यही इच्छा कि जेल में रहना है, हमें स्वीकार है तेरी इच्छा। और 19 महीने गीत गाते रहे, पढ़ते रहे, सेहत बनाते रहे। राधा रमन शास्त्री जैसे प्यारे लोग मिल गए, सब मस्ती में रहे। लोगों का अनुभव है कि शायद हिंदुस्तान में इतनी मस्ती से किसी जेल में लोग नहीं रहे जितने हम रहे मस्ती में। ये बड़ी बात है कि यादों को सहेजना, चलना, संभालना, लड़ना, ये शायद आपसे ही कोई सीख सकता है। प्रभु कृपा, गीता, विवेकानंद। तो अब एक शब्द जो हम जैसे पत्रकारों के लिए जो पैरोकारिता करते हैं जनता के, उनके दुख दर्द की, भले ही हथेड़ियाँ चलती हैं, हम लोगों पे हथौड़ियाँ मारी जाती है, रोकने की कोशिश होती है, लेकिन लिखते पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं। शायद उसी कड़ी में मैं आप तक आ पाया हूँ दूसरी बार। दूसरी इच्छा ये थी कि चूंकि आप बेबाक बोलते हैं तो लोग आपको सुने और ये समझें कि हमारे देश के राजनेताओं ने एक धरोहर छोड़ रखी है। तो जो आपकी पूंजी है, राजनीतिक विरासत, उसको समझते हुए आप हम पत्रकारों को क्या संदेश देंगे? पत्रकार इस देश में बहुत बड़ा काम करते हैं। एक बात को पत्र द्वारा फैलाते हैं, जानते हैं। तो पत्रकारों का ये कर्तव्य है कि जो देश के हित में है, जो सच है, उसको आगे लाने की कोशिश करें। सबसे पहले देश, फर्स्ट नेशन, देश का भला किस बात में है, ये सामने रख करके जो सच बात है उसको सामने लाएं, और जिस समाचार से, जिस विचार से जनता का भला होता हो, राष्ट्र का भला होता हो, वो आगे बढ़ता रहे, इसकी कोशिश करते हैं। तो अब आखिरी शब्द, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई आ गई है, नई तकनीक। जो आप सोचेंगे, बोलेंगे, अगर मैं लिखूंगा, बोलूंगा कि शांता कुमार जी कौन थे, तो आपकी पूरी किताब वो लिख के दे देगा और 5 मिनट 4 मिनट में दे देगा, जितना हम 5 घंटे में लिखते हैं। तो आज का हिमाचल, आज के राजनेता इस विज्ञान से लड़ेंगे कैसे? विज्ञान से कैसे लड़ेंगे? देखिए, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें हैं, ये मानवता का क्या करेंगे कहना कठिन है, लेकिन इनसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती। मनुष्य मशीन बन जाएगा, मनुष्य मशीन के सहारे चलेगा। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने और बहुत बड़े विद्वान लोगों ने ये संकट की बात कही है, तो इस बारे में लोग सोचेंगे। इंटेलिजेंस से जितना फायदा उठाना उठाएं, लेकिन वो पूरी मनुष्य जीवन, मनुष्य मशीन बन जाए, मनुष्य मशीन में परिवर्तित हो जाए, ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, मनुष्य मनुष्य रहना चाहिए। भगवान ने हमको जैसा बनाया है, हमको वैसे रहना चाहिए। विज्ञान की उपलब्धियों के द्वारा अगर मनुष्य को मशीन बनाने की कोशिश की, उसका लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा।